और ये क्वेश्चंस एनटीएससी में तो के लिए तो है ही है, उसके साथ साथ आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी तो लाइट चैप्टर पूरा आ रहा है, सभी के यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है। आज हम लोग रिफ्रैक्शन लेंसेज के थ्रू जो चैप्टर है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, उससे कितने अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको, क्या आंसर होगा। सभी बच्चे ट्राई करें और आंसर बताएं क्या हो सकता है। टू इमेजेस आर फॉर्म। हाँ, देखिए आसान भी है अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो आपकी इमेजेस हैं वो कितनी बनेंगी, ये डिपेंड करेगा कि जो लेंस है वो कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस उसके अंदर हैं, ठीक है। एक है, दो है, तीन है। अगर पूरा सिंगल मीडियम है तो एक ही होगा। हम जनरली सिंगल मीडियम ही पढ़ते हैं, ग्लास लेंस पढ़ते हैं, तो वो तो एक ही रहता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं बदलेगा थ्रू आउट द लेंस। तो वहाँ पे सिंगल इमेज बनती थी। यहाँ इन्होंने एक स्पेशल केस दे दिया आपको, फर्स्ट हाफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और सेकेंड हाफ का μ2 दे दिया है। तो यहाँ पे जब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं तो दो जगह लाइट अलग अलग तरह से बिहेव करेगी, है ना। पहले वाले में अलग तरह से बिहेव करेगी, दूसरे वाले में अलग तरह से बिहेव करेगी। तो दो इमेजेस आपको मिलेंगी यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है। तो दो इमेजेस, हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है। टू इमेजेस मिलेंगे आपको, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है टू लेंसेज ऑफ पावर -3.5 डायोप्टर एंड +1 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। फोकल लेंथ, हाँ। अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आपको चाहिए, उससे पहले कॉम्बिनेशन का पावर निकालिए, है ना। कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा, -3.5 + 1 तो कितना आ जाएगा, -2.5, है ना। अच्छा, अब इसका पावर निकाल, वो फोकल लेंथ 1/f होती है, ठीक है। 1f 1/p हो जाएगी, इस तरह भी बोलिए। तो ये हो जाएगा 1/p, क्या हो जाएगा आपका, f हो जाएगा। तो ये होगा माइनस आपका कितना, 1/2.5। तो ये है मीटर में, है ना। मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी। तो ये आ जाएगी आपकी 25 4 तो -40। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। आगे चलते हैं। कौन सा लेंस है यही बता सकते हैं ना आप यहाँ से। तो माइनस में फोकल लेंथ है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव, हाँ ठीक। नेक्स्ट, अरे ये क्या कर दिया, चलो मैं ऑप्शन सही लिख देता हूँ। 1 - n/n, ये f होगा, ठीक है। और दूसरा वाला है शायद 1 + n/n, ये f होगा। ये है 1 - 1/n, ये f होगा। और ये है 1 + 1/n, ये f होगा। ये वाला कह रहा है द इमेज when obtained from a concave lens of focal length f is magnified up to n times the size of the object, ठीक है। n टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी आपका जो मैग्निफिकेशन है m = v/u, वहाँ पे m कितना है, n है, यही है ना मतलब। ये देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। डिस्टेंस पूछ रहा है तो आपको एलिमिनेट क्या करना पड़ेगा, नीचे u होगा। ये डिस्टेंस पूछ रहा है तो एलिमिनेट क्या करना पड़ेगा, v ना, v नहीं चाहिए हमको, है ना। तो v की वैल्यू यहाँ से निकालिए, v की वैल्यू आएगी n × u, ये हो गई v की वैल्यू आपकी। अब f चाहिए आपको, लेकिन क्या नहीं चाहिए, v नहीं चाहिए, और u की तो वैल्यू ही निकालनी है आपकी। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f यहाँ पे v को एलिमिनेट करना है, तो ये हो जाएगा nu - 1/u, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा nu, ऊपर आएगा 1 - n, है ना, यही आएगा 1/f। तो यहाँ से आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आएगा nu = f 1 - n। अब आपको पता है ये एक ही ऑप्शन में दे रखा है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है पहले, है ना। ये नीचे आ जाएगा, इधर से n, फाइनली आपको क्या मिलेगा, u = f 1 - n/n, पहला ऑप्शन। When the object is at infinity, what is the nature of image formed by concave lens? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो कॉनकेव लेंस कैसी बनाई गई, हाँ वो इंफिनिटी वाला केस आप सब जानते हैं कॉनकेव लेंस का, ये वाला है ना। ये आ रही है रेज ऐसे ऐसे, तो ये रेज क्या करेगा, ये इधर चली जाएगी, इधर
ये रे इधर चली गई, ये इधर चली गई, अब ये कहीं नहीं मिलनी, डाइवर्जिंग है, तो पीछे प्रोड्यूस करते हैं सबको हम लोग, ठीक है, ये इस तरह से, ये यहाँ मिल जाती हैं, यही फोकस होता है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज है, ठीक है, ज़बरदस्ती आपको रेस को पीछे लाना पड़ रहा है, वर्चुअल छोटी बन रही है, तो वर्चुअल और डिमिनिश्ड, ये देखिए यहाँ भी मिल रहा है आपको डी में, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है अ कनकेव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40, बार बार लिख दिया इसमें, क्या कर रहा है ये, एंड अ कॉन्केव लेंस, अच्छा हाँ 3 है, ठीक है, कॉन्वेक्स फिर कॉन्केव और फिर कॉन्केव, 3 है, तीनों को एक कॉन्टैक्ट में रखा गया है, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो बहुत आसान है, बस यहाँ पे ध्यान किसका रखना है आपको, किसका ध्यान रखना है, साइन का, है ना, तो साइन का कितना लेंगे, कॉन्वेक्स, अच्छा प्लस में लेंगे पहला वाला, दूसरा वाला कॉन्केव है माइनस में लीजिए, तीसरा वाला भी माइनस में आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमें 40 कैंसिल हो गया, -15, तो 1/f होता है ये 1/f क्यों लिख रहे हैं हम लोग, सीधा f लिखते हैं, तो f हो जाएगा 1/p, तो ये हो जाएगा -1/15, ठीक है, तो ये 100 कर दीजिए आप, सेंटीमीटर में चेंज करिए, तो ये 15 6 होगा ना, ये तो माइनस का 6 कौन सा ऑप्शन है, बस एक ही ऑप्शन है, आगे मत सॉल्व करिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ अब ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको सारी चीज़ें मेंशन है, ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्टेंस दी हुई है, फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है, और क्या दे रखा है, पूछ क्या रहा है, कह रहा है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ लेंस, हाँ पहली सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है, बताया था, पोल पे खड़े होकर देखना है हमको। फिर साइन कैसे लेते हैं कि द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव, बिल्कुल सही है कि जो ये इंसिडेंट लाइट अगर इधर से आ रही है तो डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए आपको इधर जाना पड़ रहा है, अगर तो सब नेगेटिव लेंगे, तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा कह रहा है द डिस्टेंसेस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इस एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंसेस होती हैं उनको नेगेटिव लेते हैं, बिल्कुल सही है। जो इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है तो वो माइनस साइन के साथ लेते हैं, तो तीनों सही हैं, ठीक है, तो सारे करेक्ट हैं, ये ऑप्शन यहाँ गलत है, ऑल आर करेक्ट वाला होगा, ये यही होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, कॉन्वेक्स लेंसेज कैसा नेचर होता है, डाइवर्जिंग, सॉरी कन्वर्जिंग, हाँ, तो दोनों का कन्वर्जिंग होता है तो दोनों की कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगी, डाइवर्जिंग तो नहीं बढ़ सकती, तो यही ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट है a double convex lens made of material of refractive index mu1 is placed inside two liquids of refractive indices mu2 and mu3, ठीक है, तो mu2 and mu3, a wide parallel beam of light is incident on the lens from the left, the lens will give rise to, देखिए एक चीज समझिए पहले, जैसे कोई लेंस है, ठीक है, ये लेंस है और बाहर एयर है, इसके सराउंडिंग में आपने लेंस रखा है यहाँ पे, तो लेंस किसका बना है, ग्लास का, ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, है ना, और एयर का कितना होता है, बाहर जो एयर है म्यू एयर 1 होता है, तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और उसका अंदर ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, कैसा करता है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह, जो हमने अब तक पढ़ा है। लेकिन अगर हम इसको बदल दें का मतलब ये है कि इसको किसी ऐसे मीडियम में रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, अगर हम ऐसे मीडियम में रख दें, यानी बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और अंदर का तो वही रहेगा जितना है 1.5, तो ग्लास का बना है, तो अगर हम इस सिनेरियो को उल्टा कर दें तो ये उल्टे तरीके से बिहेव करने लगता है, यानी अब ये कन्वर्ज नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, डाइवर्ज करने लगेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केसेस को समझिए कि ये लेंस उल्टी तरीके से बिहेव करने लगेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आप ये वाला सिनेरियो देखिए, लेंस के ये देखिए mu1 mu2 है, इसका सराउंडिंग में mu2 है, इसका mu1 है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे वो दे भी रहा है कि mu2 बड़ा है mu1 से, यानी mu2 कैसा है, बड़ा है mu1 से, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अंदर वाला कम है, तो भी हमने बताया ये अपना नेचर बदल देगा, ये कन्वर्जिंग है, कैसा बिहेव करेगा बेटा, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, अपर पार्ट इसका। अच्छा लोअर पार्ट में आते हैं, भाई इसका तो mu1 ही रहेगा हमेशा, यहाँ भी mu1 है, अच्छा यहाँ बाहर वाला जो है वो छोटा हो गया, यानी ये नॉर्मल बिहेव करेगा, नीचे वाली नॉर्मल सिचुएशन है, जैसे एयर में रखा है जैसा कि मान लेते हैं, तो ये नीचे नॉर्मली बिहेव करेगा, यानी नीचे ये कन्वर्जिंग की तरह ही बिहेव करेगा, और ऊपर आपका ये चेंज हो जाएगा, डाइवर्जिंग बन जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आई।
तो इसका मतलब है कि बीम जो निकलेगा वो दोनों तरह का है, कन्वर्जेंट भी होगा और डाइवर्जेंट भी होगा, क्योंकि ये दोनों बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। याद क्या रखना है, बिल्कुल कॉमन सेंस से आप इसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि अगर हम उल्टा कर देंगे तो बिहेवियर बदल जाएगा। फॉर विच ऑब्जेक्ट पोजिशन द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इक्वल साइज तो हाँ तो बहुत आसान है, 2f। हाँ नेक्स्ट है पावर्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस आर रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव कॉन्वेक्स की होती है और नेगेटिव उसकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग 6 डायग्राम्स देयर आर 2 डायग्राम्स व्हिच आर नॉट करेक्ट। कौन कौन से करेक्ट नहीं है, देखिए पहला तो बिल्कुल सही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ना, अनडेविएटेड चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है, ये भी सही है। तीसरे में कह रहे हैं कि फोकस से जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर फोकस पे चली गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाना चाहिए था, है ना इसको, तो ये पैरेलल तो नहीं हो रही है, नहीं ये गलत हो गया। ये क्या कह रहा है डी वाला, ये भी पोज उसको ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये भी सही है, अनडेविएटेड जाएगी। ये देखिए ये पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जा रही है, लेकिन लेंस है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस में डाइवर्ज होती है, यानी इधर जाना चाहिए था और फिर इसको पीछे बढ़ाते तो यहाँ कहीं मिलता, ये भी गलत है। यहाँ आते हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेज आ रही है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो जब किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ रही है रेज, ठीक है, या वो ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से के एंगल पे आ रही है, यानी जैसा लगता है कि फोकस से आ रही है, तो फोकस से अगर आ रही है ले, तो पैरेलल रे जब आ रही होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे मिलाते हैं उसको, तो अगर फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी, सही तो है, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही, गलत है, ये दोनों गलत है, सी एंड ई, तो सी एंड ई ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया, आगे चलते हैं। An object appears to be at a 1 meter depth of water if the refractive index of water is 1.35, the actual depth, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, RD रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ ये होता है। तो म्यू दिया है 1.5 और क्या दिया हुआ है, क्या दिए अपीयर्स, ये 1 है, तो ये सेम आ जाएगी उतनी 1.35 मीटर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, ये तो बहुत आसान है, ये वाला, ठीक है, 1/sin c। इफ अ लेंस बिकम्स थिक, ये बताया था हमने, मोटा पतला ऐसे बताया था याद करने के लिए ना, मोटा लेंस है तो हाँ पावर बढ़ जाती है ना, पावर बढ़ेगी तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ तो फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो पावर बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी। मोटे लेंस की पावर ज़्यादा होती है, अपने घर में देखो दादाजी के मोटा लेंस लगा हुआ है, तो क्यों, क्योंकि ज़्यादा पावर का लेंस लगा हुआ है बोलते हैं। चलिए इसको करते हैं, एयर बबल शाइन्स इन वाटर, ठीक है, फिर कह रहे हैं एयर बबल शाइन्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब शाइनिंग हम सब जानते हैं, डायमंड में शाइनिंग होती है ना, क्यों होती है, हाँ TIR की वजह से होती है, हाँ ए आपका ट्रू है, तो ए ट्रू सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी में है ना, सी में, तो ये सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट स्पीड्स इन वैक्यूम। अगर ऐसा होता तो हम लोग गामा रेस की अलग स्पीड याद करते, एक्स रेस की अलग याद करते हैं ना, ऐसा होता है अगर, तो ये तो ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा होता है। पहला ऑप्शन सही है या नहीं है, हाँ वैक्यूम में तो ऐसा नहीं होता है, स्पेशली डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, पहला गलत है, तो इसके सिवा कौन सही हो सकता है, और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, ए इज फॉल्स में, है ना, तो एक ही ऑप्शन है। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स, ये तो हम सब जानते हैं, है ना, वेवलेंथ अलग अलग हो जाती है, अगर रेड की, वॉयलेट की, सबकी जानते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ब्राइटर देन द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रिफ्लेक्शन, ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कुछ भी लॉस नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है, तो पहला सही है। फिर कह रहे हैं, फिर ये रीजन दे रहे हैं ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी दे रहे हैं, रीजन ये है कि इंटेंसिटी का लॉस नहीं हो रहा है, तो सही बात है, ठीक है, तो एक्सप्लेन भी सही कर दिया। हाँ, रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस सफर्स जीरो डेविएशन, पहला बिल्कुल सही है ना।
फिर कह रहे हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर द एंगल ऑफ इंसिडेंस बीइंग जीरो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो जीरो। सही है सर बोथ आर ट्रू। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे धोखा खाएंगे। चलिए हम कराते हैं। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चों को लगेगा क्योंकि वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। रिफ्लेक्शन में जैसा पढ़ते हैं उसके बारे में यहाँ थोड़ा सा अलग है, थोड़ा समझिए। क्वेश्चन अच्छा है। देखिए ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए कोई भी रे अगर आ रही है, सब बच्चे ध्यान से देखें, कोई भी रे अगर जैसे कि यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, ले लेते हैं, ये रे आ रही है। अब ये रे अगर आ रही है तो आप बताइए यहाँ पे ये F1 है और ये है F2। यार यहाँ पे कहीं F2 हो जाएगा, ये रेस करते हैं इसको। ये F1 है और ये मान लेते हैं F2 है, ये 2F1 है, सॉरी F2 कहाँ, और इधर मान लेते हैं इसको F2 है ये, और ये आपका 2F2 है। अब आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। जब इंसिडेंट रे आ रही तो नॉर्मल बनाना पड़ता है। और नॉर्मल आप कैसे बना लेंगे भाई? नॉर्मल कैसे बनाएंगे आप बताइए? नॉर्मल के लिए आपको कहाँ से लेना पड़ेगा? ये लेना पड़ेगा ना, इसका ये सर्किल होगा। बोलो ध्यान से, देखो ध्यान से, यही तो सर्किल होगा इस सरफेस का, ये वाला, और इधर वाले सरफेस का इधर होगा, तो इसका सेंटर तो यही होगा। बोलो, तो इस सेंटर से आपको लाइन निकालनी है, तो वो नॉर्मल आपका कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा ना नॉर्मल। यही नॉर्मल आगे यहाँ से आता हुआ दिखेगा। बोलिए ध्यान से, ऐसे सेंटर से, ये हो गया नॉर्मल आपका। अब आपको पता है रेरर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। अरे बताओ भाई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी? हाँ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसको हम टूवर्ड द नॉर्मल कुछ इस तरह से बेंड कराते हैं। ये आपकी टूवर्ड्स द नॉर्मल कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी, है ना? कुछ ऐसे, ठीक है, नॉर्मल की तरफ चली गई। जाना ऐसे चाह रही थी लेकिन कहाँ चली गई? उधर चली गई। ध्यान दे रहे हो सही से? सही है, बताइए। हाँ सही है। अब दूसरे सरफेस पे आए, ठीक है, जब ये दूसरे सरफेस पे पहुंच रही है तो फिर आपको नॉर्मल चाहिए, लेकिन इसका नॉर्मल तो आप इधर से बनाएंगे। इसका नॉर्मल तो यही एक्ट करेगा ना, ये वाला पर प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस ही तो एक्ट करेगी नॉर्मल की तरह इसमें। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह, आप बताए डेंसर टू रेरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी कुछ ऐसे, सॉरी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से भाग जाएगी, ये कुछ ऐसे जाएगी। बोलिए सही है? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल गई थी यहाँ पे। अब आप खुद देखिए, जो ओरिजिनल लाइट रे है वो ऐसे जा रही थी, पोल से होकर जाना चाह रही थी, लेकिन जो लाइट रे डेविएट होकर बाहर निकली है वो थोड़ा शिफ्टेड है ना, लाइक ग्लास स्लैब, याद है? ग्लास स्लैब याद है? हाँ, तो ये ग्लास स्लैब वाली शिफ्टिंग यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेंसेज में जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से एक्चुअली में शिफ्टेड होती है, लेकिन हम क्या करते हैं 9th 10th 11th 12th में जो लेंसेज यूज किए जाते हैं वो बहुत पतले होते हैं। पतले का मतलब क्या है? उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। और हमने ग्लास लैब में पढ़ा है कि थिकनेस अगर बहुत कम हो जाती है तो क्या होता है? थिकनेस किस पे डिपेंड करती है? बेंडिंग पे, बेंडिंग पे डिपेंड करती है। हाँ, लेटरल शिफ्ट को कम कर देता है, याद है? अरे पढ़ाया था अभी रिवीजन में, लेटरल शिफ्ट को कम कर देता है, डायरेक्टली रिलेटेड होती है टी, तो वो लेटरल शिफ्ट को कम कर देती है। लेटरल शिफ्ट को बहुत अगर कम कर देगी तो इसका मतलब है क्या हो जाएंगी? ये दोनों जो रेज हैं वो बिल्कुल पास आ जाएंगी ना। बोलिए, अगर आप बहुत थिकनेस कम कर दें तो ये दोनों मर्ज कर जाएंगी। तो इस तरह से हम बोल देते हैं कि वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल जाती है। क्लियर है? लेकिन हर एक रे, जैसे ये देखिए, ये इंसिडेंट, इसका जो इंसिडेंट एंगल है वो ये है ना, आई, बोलो ध्यान से, यही है। ये कुछ हो सकता है। अब बाकी रेज भी बहुत सारी जा रही होंगी यहाँ से निकल के। मान लीजिए यहाँ से भी तो कोई रे आ रही होगी, क्या यहाँ से कोई रे नहीं आ रही होगी? हर जगह से आ रही होंगी। अब आप बताइए, सब जगह आप यही प्रोसेस लगाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए, तो सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम आएगा क्या? बताइए, अलग अलग आएगा, है ना? सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा। और इन्होंने एक जो है उसमें बोल दिया एक लाइन में कि ये जीरो होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होता है। बिल्कुल भी नहीं होता है, ना जीरो होता है,
और सारी लाइनों का अलग अलग होगा। भाई सारी जो रे हैं वो इंसिडेंट हो रही हैं, अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट होंगी, क्योंकि नॉर्मल सबका अलग बनेगा ना। देखो नॉर्मल अगर सबका एक होता है, हमने पढ़ा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में, याद है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में सबका नॉर्मल एक होता था, पैरेलल बनता था, तो फिर अब रिफ्लेक्शन एंगल जो भी सेम होता था। लेकिन नॉर्मल यहाँ कहाँ सेम है सबका, बताइए, सबका नॉर्मल सेम आएगा यहाँ पे? अब देखिए हम इसका नॉर्मल बना रहे हैं आपके सामने, देखिए तो इसका नॉर्मल कैसा बनेगा, कुछ ऐसे जाता हुआ दिखेगा आपको, बोलिए, सबका नॉर्मल अलग अलग बनेगा। अब देखिए इसका नॉर्मल आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, तो क्या सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम लग रहा है आपको यहाँ पे? जीरो तो नहीं है कहीं भी, और जीरो बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात, बोले समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो ये यहाँ पे हम लोग गलती कर जाते हैं, जीरो तो कतई नहीं होने वाला है, और जीरो वाला केस यहाँ लगता ही नहीं है कि सबका जीरो इसलिए। ठीक है, हमने आपको बताया कि ऑप्टिकल सेंटर से डेविएशन क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल सेंस में जो लेंस यूज करते हैं वो बहुत थिन होता है, वरना एक्चुअल में क्या हो रहा है, लेटरल शिफ्ट मिलेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि ग्लास के ही तो बने हैं ना लेंसेज, अरे ग्लास के बने हैं ना लेंसेज, अगर ग्लास के बने तो ग्लास में तो लेटरल शिफ्ट पढ़ी है हमने। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना चाहिए था कि ग्लास में तो हमने लेटरल शिफ्ट पढ़ी है, यहाँ क्यों नहीं होती है? वहां इसलिए नहीं होती क्योंकि फॉर्मूला क्या पढ़ा है लेटरल शिफ्ट का, बताया था म्यू आई टी अपॉन अब भूल गए, अपॉन क्या था, लैम्डा। हाँ, यानी म्यू के डायरेक्टली रिलेटेड है, म्यू बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगी, म्यू कम करोगे ये कम हो जाएगी, थिकनेस बढ़ाओगे ये बढ़ जाएगी, थिकनेस कम करोगे ये कम हो जाएगी। तो हमने थिकनेस कम की, लेटरल शिफ्ट कम हो गई, बहुत कम हो गई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है दोनों रेज बिल्कुल बिना किसी डेविएशन के जा रही हैं। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो, आगे चलते हैं वरना। नेक्स्ट कह रहा है यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज मीटर इनवर्स। फिर रीजन क्या दे रहे हैं, ये सही है, हाँ, पहला रीजन उसका क्या दे रहे हैं, पहले दर्शन का, पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। बिल्कुल सही बात है, रेसिप्रोकल की वजह से वो ऊपर जाके मीटर की पावर -1 हो जाती है ना, कुछ इस तरह से देखिए ध्यान से, ये है। तो अगर आप पावर मीटर में लेते हैं तो मीटर नीचे ही लिखेंगे ना, अब मीटर को ऊपर ले जाओगे तो मीटर की पावर -1 हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं मीटर इनवर्स, इसी को, ठीक है, चाहे मीटर की पावर -1 बोलिए चाहे मीटर इनवर्स बोलिए। नेक्स्ट है, एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू इट आल्सो डिक्रीजेस। सही है, हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, हाँ, तो एक घटेगा दूसरा बढ़ जाएगा। दूसरा कह रहे हैं पहला फॉल्स तो एक ही जगह है और कोई हो ही नहीं सकता, फिर भी पढ़ लेते हैं, ये याद रखिए बार बार, कहीं ये फॉल्स मिले ना यहाँ लगाइए, आगे चले जाइए, ठीक है, इतना जरूरत नहीं वहां पे रुक के वो सब चीजें चेक करने की, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द मीडियम। सही है दूसरा, ठीक है, यही जो हमने लिखा है। नेक्स्ट है, अ स्ट्रेट स्टिक पार्टली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड अपीयर्स टू बेंड फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। ठीक है, वही पहला। दूसरा कह रहे हैं एपरेंट बेंडिंग जो हो रही है वो रिफ्रैक्शन से हो रही है, बिल्कुल सही बात है, रिफ्रैक्शन की वजह से ही होती है, पेंसिल बेंड होती हुई दिखती है, पढ़ा है हमने ना, बोलिए भाई, वो पेंसिल ऐसे रखी होती है, वो हमको दिखती है ऐसे यहाँ पे कहीं पे। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। सही है, बिल्कुल सही है। कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। बिल्कुल सही है, तो पहला होगा अच्छा, सही करेक्ट। तो डाइवर्जिंग की वजह से ही तो बनती है, अगर वो डाइवर्जिंग नहीं होता तो हमें क्या जरूरत होती पीछे खींच के लाने की, इमेज बनाने की? अरे सोचो तो ध्यान से। अब हम फिर से पूछे तुमसे इमेज पीछे क्यों बनती है, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? चलो अच्छा, क्यों बनती है? फिर कहोगे डाइवर्जिंग। हाँ, अल्टीमेटली तो रीजन तो वही है ना, बोलो। अब यहाँ पे ये गलती हो सकती थी, तो ध्यान से सोचो, कॉज, मेन कॉज डाइवर्जेंस ही होता है, ठीक है, जब भी रे डाइवर्ज होती है। अच्छा चलो एक केस हम बताते हैं, डाइवर्जेंस क्यों मेन कॉज होता है, इसको जस्टिफाई करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, बताओ, है ना? वो भी डाइवर्जिंग हो जाता है एक पॉइंट पे, वर्चुअल इमेज देता है, याद करो। अरे यार, देता है नहीं, जब फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो आप उसकी वर्चुअल इमेज क्यों बनाते हैं? अब आप कहेंगे क्योंकि पीछे बनती है, ये रीजन है, क्योंकि पीछे बनती है। अरे बताओ, अगर तुमसे पूछेगा कि कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज क्यों बनती है, तो तुम कहोगे पीछे बनती है इसलिए वर्चुअल बोलते हैं उसको। नहीं बोल रहा है कोई, क्यों कहोगे उसको वर्चुअल?
आप उसको बताएंगे कि वहां पे रेज डाइवर्ज कर रही थी एंड डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, वो कहीं नहीं मिलती हैं। जब कहीं नहीं मिलती तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम क्या करें, उसको एक्सेप्ट कि हम उसको पीछे प्रोड्यूस करें, और पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो वो जाके पीछे लेंस के पीछे मिल रही होती हैं। तो पीछे प्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब वो सामने नहीं मिली तभी तो आपने पीछे प्रोड्यूस किया। अगर सामने मिल रही होती, इवन पैरेलल जा रही होती, तब भी हम पीछे नहीं ले जाते, हम बोल देते हैं इन्फिनिटी पे बन जाएगी, मान लेते हैं उसको। बहुत ज्यादा मजबूरी में हम उसको पीछे ले जाते हैं खींच के, और वो मजबूरी का नाम क्या है? मजबूरी का नाम है डाइवर्जेंस। ठीक है, जब डाइवर्जेंस होगी तो हमको पीछे ले जाना पड़ेगा। तो वर्चुअल इमेज जो बन रही है उसका सबसे बड़ा रीजन डाइवर्जेंस ही है। क्लियर है? प्लेन मिरर में भी यही होता है, सही से देखो अगर तो पहला सही हो गया आपका। अब कुछ लोग शांत इसलिए हैं क्योंकि उन पेपर ये हुआ था, तो इस पेपर में उन लोगों ने आंसर मार्क किया होगा बी, तो थोड़ा सदमे में होंगे। तो सदमे में है कि एक नंबर चला गया हमारा, है ना, इसीलिए बोल नहीं रहे। हाँ बोलो। तुम्हारे मार्क्स इस क्वेश्चन में कट गए? नहीं कटे नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कट गए तो मिल जाएंगे। चलिए अच्छा, अब ये इस पे आते हैं, जरा पढ़िए सब लोग इसको, पहले केस स्टडी पढ़िए फिर कराते हैं इसको। भाई बाकी बच्चे भी पढ़ लें, सीबीएसई वाले खासकर, उनको तो ये क्वेश्चन इससे पहले देखा ही नहीं होगा उन्होंने। एनटीएससी वालों ने भी नहीं देखा होगा, जो एनटीएससी के लिए जुड़ते हैं खाली। देखिए पढ़ लिया ना, क्या पढ़ के बताएं? डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलें? पढ़ लिया होगा, इजी है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है तो बगैर पढ़े भी निकाल दोगे कॉन्वेक्स से। मैग्नीफाइंग ग्लास तो कॉन्वेक्स से आपने यूजेस में पढ़ा है। कॉन्वेक्स लेंस को क्यों यूज करते हैं? अगर आपसे क्यों पूछे क्यों, तो आप बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, एफ एंड ओ के बीच में, तभी तो बनती है वर्चुअल इमेज उसकी, और मैग्नीफाइड होती है, ऑब्जेक्ट होता है एफ एंड ओ के बीच में, तब ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करता है। इसीलिए आपको जब मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं तो आपको बहुत पास ले जाना पड़ता है ना ऑब्जेक्ट के, बोलो, दूर से तो नहीं बनेगा, पास ले जाना पड़ता है। पास इसलिए ले जाना पड़ता है ताकि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, तब आपको बड़ी इमेज दिखेगी उसकी। वाई पलाश एंकल सेलेक्टेड द थिकेस्ट वन, तो थिकेस्ट वन की मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी, पावर बढ़ जाती है ना मोटा करने से, तो बी होगा आंसर। यस सर। ठीक है, कुछ लोग ये भी लगा देंगे कहीं, ये भी सही है अपने आप में देखा जाए तो, है ना, हाँ सही बात है, गिरने में टूट ही जाएगा, कितना ही जो है वो लेस फ्रेजाइल क्यों ना हो। नेक्स्ट देखिए, हाउ इजली पलाश कैन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, चलो भाई ट्राई करो, सभी लोग पढ़िए इसको ध्यान से। सी, चलिए 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। बाकी बच्चे पढ़ लें, जिन्होंने इससे पहले इसको देखा नहीं है वो पढ़ लें। पहला कह रहा है पलाश कैन फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन यूजिंग द लेंस, ही कैन देन मेजर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, अप्लाइंग द लेंस फॉर्मूला ही कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ। लेंस फॉर्मूला लगाना तुम लोगों को नहीं पसंद है तो पलाश को कैसे पसंद होगा, है ना? तो ये मुश्किल काम वो क्यों करेगा बोलो? ये तो इजी फॉर्म मेथड तो नहीं हुआ ये, है ना, तो कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए उसको जानकारी होनी चाहिए काफी सारी चीजों की। दूसरा कह रहे हैं पलाश कैन मेजर द कर्वेचर ऑफ द लेंस यूजिंग ए स्फेरोमीटर। बताओ, अब ये नए नए इंस्ट्रूमेंट भी खरीद के लाया बेचारा वो, ये ऐसे ही पढ़ते ही देख लीजिए, इजी मेथड नहीं, उन्होंने बोला है ना इजीली, ये देखिए एक वर्ड यहाँ बोला है इजीली, कितना आसानी से, तो आसानी वाली चीजें तो नहीं है। थर्ड है पलाश कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन सच दैट द इमेज साइज बिकम्स इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। ये देखिए कितनी, मतलब ये तो और ज्यादा दिक्कत वाली बात है कि अब वो करता ही रहे जब तक बराबर ना हो जाए। देन द हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ ऑफ द, ये भी गड़बड़ है। ठीक है, 3 ऐसे ही गड़बड़ हो गए, तो चौथा सही होना चाहिए। पढ़ते हैं, पलाश कैन होल्ड द लेंस इन फ्रंट ऑफ अ वॉल सच दैट द इन्वर्टेड डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ अ डिस्टेंट बिल्डिंग is formed on the wall. The distance of the lens of the wall is the focal length of the lens.
थिकेस्ट लेंस इज, अरे ये तो पिछला वाला आ गया, ठीक है, ये तो पीछे का यहाँ पे टाइप आ गया, मिसप्रिंट हुआ है। अब देखिए ये चीज वाकई में पॉसिबल है कि वो डिस्टेंस, कोई भी उसके घर से दूर जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा, कोई बड़ी बिल्डिंग होगी, वहां की वो इमेज बना लेगा इजीली, ठीक है, वॉल पे बना देगा। और वहां से जो, अब लेंस और उसकी वॉल के बीच में तो ज्यादा डिस्टेंस होगी ही नहीं, ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वहां से उसको वो जहां से वो फॉर्म करेगा, देखिए लिखा है पलाश कैन होल्ड द लेंस इन फ्रंट ऑफ द वॉल सच दैट द इन्वर्टेड डिस्टिंक्ट इमेज, आपको पता है ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है? अरे यार ये केस तो हम पढ़ चुके हैं ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, हाँ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी इंफिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे, या फोकस के नीचे बनेगी या ऊपर बनेगी, ठीक है, यानी वो फोकस का ही पॉइंट होगा, ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो वहां से लेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी जहां पे इमेज बन रही है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ही तो कहलाएगी। तो कितना आसान तरीका था वो कि कोई भी डिस्टेंट बिल्डिंग उठा ले वो इन्फिनिटी वाला केस हो जाएगा। इन्फिनिटी वाले केस से ज्यादा आसान कोई केस ही नहीं है, कुछ नहीं चाहिए आपको, तो बहुत आसान है। इमेज डिस्टेंस ही उसकी क्या बन जाएगी? इमेज डिस्टेंस ही फोकल लेंथ बन जाएगी। तो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया था, चौथा ऑप्शन, तो बाद में हमने पढ़ा है कि अब देखिए बाकी सब बहुत कॉम्प्लेक्स है, इजिली वर्ड बोल रहा है तो ये सब इजी मेथड में नहीं आते हैं। आगे चलते हैं। What should be the position of the object to use convex lens as a magnifying glass? तो अभी देखा था पीछे, सी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए तो आसान था, पढ़िए इसको और करिए। सारे बच्चे पढ़ें इसको पहले ध्यान से, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लीजिए, वैसे ऊपर फिगर बना है उसको भी देख के एनालाइज कर लीजिए। पूछ रहा है व्हाई स्पेयर फिशरमैन हैज टू एम अ फिश स्लाइटली बिलो द पोजीशन वेयर ही नोटिसेस, क्योंकि आपको पता है जो रियल डेप्थ है वो क्या होती है? ज्यादा होती है ना, रियल डेप्थ ज्यादा होती है एपरेंट डेप्थ से। ये रियल डेप्थ है और ये इसकी एपरेंट डेप्थ है, जहां पे दिख रहा है ये एपरेंट डेप्थ है। तो अगर ये यहाँ पे मार्क करेंगे तो यहाँ तो फिश है ही नहीं एक्चुअल में, है ना, तो इनको क्या करना पड़ेगा? ये अगर एक्चुअल में उसको मारना चाहते हैं तो उसको नीचे मार्क करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे एम करना पड़ेगा, जहां उनको फिश दिख रही है वहां फिश है ही नहीं, उससे थोड़ा नीचे है, ठीक है, बोलो समझ में आया? हाँ, तो क्या होगा? सिंस हिज नोटिस्ड पोजीशन इज द एपरेंट पोजीशन, तो एपरेंट पोजीशन पे लगाओगे तो वहां तो कुछ है ही नहीं। आगे चलते हैं। When light moves from water to air, the refracted ray, तो बहुत आसान है। Denser to rarer जाने में क्या होता है? Away from the normal हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, a diver, ऑप्शन है locates the fish in its actual position, locates the fish little below its actual position। हाँ देखिए, डाइवर जो होगा वो तो अंदर होगा ना, यहाँ पे कहीं बोलिएगा, ये होगा डाइवर। और डाइवर अगर पानी में है तो पानी में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब जगह सेम है, तो लाइट तो बेंड नहीं होगी, जहां पे जो है वही दिखेगा, क्लियर है? तो वहां पे उसको कोई रिफ्रैक्शन नहीं, तो उसको कोई वहां रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एयर में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे वाटर के अंदर कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? लोकेट्स द फिश इन इट्स एक्चुअल पोजीशन। आगे चलते हैं। इफ द फिश ट्राइज टू सी द फिशरमैन, ठीक है, अगर फिश फिशरमैन को देखना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए हमने बताया भी था कि जब फिश ऊपर देखेगी, हाँ फिश ऐसे ऊपर देख रही है तो क्या होगा? फिश अगर ऊपर देख रही होगी तो फिशरमैन कहाँ दिखेगा उसको? बताइए, फिशरमैन कहाँ दिखेगा उसको? ऊपर दिखेगा ना एक्चुअल लेंथ के। अगर फिश ऐसे, मान लीजिए यहाँ से हमने रेज निकाली, ये बन गया नॉर्मल, देखो एक बार मिटा देते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, सभी बच्चे देखें। अगर ये देखते हैं, ये यहाँ से रे निकली, ये रे निकल के जा रही है, अब फिश की आंखों से, सॉरी फिश से नहीं, रे, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वहां से रे आनी पड़ेंगी ना, तो अब रे कहाँ से आएगी? मैन से आएगी ना, बताओ, रे मैन से आएगी। तो देखो रे मैन से आ रही है और आने के बाद नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होना पड़ेगा, क्योंकि ये रेरर है, डेंसर है, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई है। देखिए इतना समझ में आया सबको? बोलो। अब इसको, इसकी आंखें तो स्ट्रेट लाइन में देखती हैं, तो ये क्या करेगी? इस रे को पीछे प्रोड्यूस करेगी ऐसे, तो ये तो यहाँ कहीं जा रही है, तो आदमी यहाँ दिखेगा ना इसको, बोलो, आदमी तो वहां दिखेगा। तो आदमी की रियल जो हाइट है वो तो ये इतनी सारी हो गई, रियल हाइट, और एक्चुअल ये है,
ठीक है, एक्चुअल हाइट। तो हमेशा जब डेंसर टू रेरर देखेगी कोई भी ऑब्जेक्ट, हमने लिखवाया भी था, तो डेंसर टू रेरर देखने में जो रियल हाइट है वो बढ़ जाती है एपरेंट हाइट से, जबकि रेरर टू डेंसर देखा जाता है तो रियल डेप्थ ज्यादा रहती है, यानी रियल वाला पोर्शन ज्यादा रहता है एक्चुअल से। तो इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? द एपरेंट पोजीशन ऑफ द फिशरमैन विल बी लिटिल अबव हिज एक्चुअल पोजीशन, ये सही है पहला। तो ये हमने आज 30 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। और इसी तरह से कल में भी हो सकता है आपकी क्लास शेड्यूल हो इवनिंग में, लेकिन में भी हो सकता है, अदरवाइज फिर हम मंडे को देखेंगे तो कुछ वर्क एनर्जी पावर के ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, और साथ में हो सकता है फोर्स के भी देखें। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस उन चैप्टर्स के भी करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो वो साथ साथ आपका एनटीएससी भी कवर हो जाएगा और उन चैप्टर्स के क्वेश्चन भी देख लेंगे। लाइट के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से कराने हैं, जैसे कि आपका यही वाला कॉन्सेप्ट है, कौन सा, शिफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे लेवल का आप पढ़ लेंगे तो आपको और भी जगह काम आएगा, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को, और शिफ्ट भी समझ में आ जाएगी। तो लाइट में भी काफ़ी कुछ बाकी है रिफ्रैक्शन में, जो भी हमें आगे करना है, और साथ में आपका बोर्ड का भी रिविजन हो रहा है इसके साथ साथ, क्योंकि लाइट वहाँ भी आ रही है। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं, फिर तब करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन। थैंक यू सर।